अब हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी का पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह। तो हिंदी वर्णमाला हम इसमें से देखेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 52। अब वो 52 वर्ण किस किस प्रकार से होते हैं ये हम लोग देख लेंगे। तो हिंदी में जो वर्ण के प्रकार होते हैं वो होते हैं दो। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 39 एक होते हैं, और हमारे और दो अलग होते हैं। तो इनको हम अभी क्रम से देख लेते हैं कि किसमें कितने व्यंजन किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से वर्णों की संख्या होती है। तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लघु यानी छोटे और दीर्घ यानी बड़े। तो लघु कौन कौन से होते हैं? छोटी अ, ई, उ, ऋषि, ये होते हैं हमारे लघु स्वर। और बड़े कौन से होते हैं? बड़े होते हैं 7, जिनमें से 3 होते हैं हमारे मूल दीर्घ और 7 होते हैं हमारे संयुक्त दीर्घ। तो मूल दीर्घ कौन से होते हैं हमारे? आ, ई, उ। और जो बचे हुए हमारे 4 हैं कौन कौन से? ए, ओ, ओ। ए, ओ, ओ, ये होते हैं हमारे संयुक्त दीर्घ। तो मूल दीर्घ, संयुक्त दीर्घ। ठीक। मात्राएं कितनी होती हैं हमारी? मात्राएं होती हैं 10। 10 मात्राएं क्यों होती हैं? जब 11 व्यंजन है तो 10 मात्राएं क्यों हैं? क्योंकि जो पहले वाला अक्षर होता है आ, अपनार, अपनार की कोई मात्रा नहीं होती है। अपनार की कोई मात्रा नहीं होती है, बाद बाकी सभी 10 व्यंजनों की मात्रा होती है। दो वर्ण होते हैं हमारे अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन से? अंकी बिंदी और विसर्ग जिसे बोलते हैं। तो अयोगवाह होते हैं हमारे दो। इनमें इनको ना तो स्वर में गिना जाता है ना तो इनको व्यंजन गिना जाता है। पहले इन्हें स्वर में गिना जाता था, लेकिन इन्हें ना तो स्वर कह सकते हैं ना तो व्यंजन, क्योंकि जो जो योग न होने दें उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जो योग न होने पर साथ रहें, मतलब अयोग्य हैं, वो किसी के साथ नहीं रहेंगे, किसी के भी साथ नहीं रहेंगे। तो ये होते हैं हमारे अयोगवाह व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन। तो तो स्वर हो गए हमारे 11। 11 हमारे स्वर हो गए, 4 लघु, 3 दीर्घ, 3 संयुक्त दीर्घ। ठीक, इस प्रकार से हमारे 11 स्वर हो गए। अब हम व्यंजन देख लेते हैं, व्यंजन किस प्रकार से होते हैं। तो व्यंजन हमारे जो होते हैं, कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39। कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39। किस प्रकार से होती है? देखो, जो हमारे जो हमारे ये वर्ण होते हैं इनको बोलते हैं हम कचट तप। कचट तप। तो कचट तप के जो 5x5 की जो ये टेबल होती है कचट तप की, ये होती है स्पर्शी। इनको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो 25 होते हैं ये स्पर्शी व्यंजन, 25 ये रहे। ठीक है जी। अंतस्थ होते हैं 4। अंतस्थ होते हैं यरलव, 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 ये रे ले वे यरलव, ये होते हैं 4। ऊष्म होते हैं हमारे 4। से है, से है, ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रीमुखी, ये होते हैं हमारे 4। और द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं हमारे 2, जो डे, डे और ढे, डे और ढे। तो 25, 4 29, 4 33, 4 37 और 2 39। इस प्रकार से हमारे टोटल 39 व्यंजन। तो इन्हें याद रखने का सबसे बढ़िया यही तरीका है कचट्टप, यरलव, से है, चतुर्थ ज्ञानी श्रमिक, और डे और ढे, डे और ढे। इस प्रकार से हमारे ये याद हो जाएंगे कितने? 39 व्यंजन। 39 और 11 हो गए हमारे कौन से? 11 हो गए हमारे स्वर, और 2 हो गए हमारे उत्क्षिप्त अयोगवाह, सॉरी 2 हो गए हमारे अयोगवाह, 2 हो गए हमारे अयोगवाह। तो 39, 11 और 2 कितने हो गए हमारे? टोटल 52। अब हम देख लेते हैं। देखो, मूल स्वर हो गए हमारे 11, 2 हो गए हमारे अयोगवाह, मूल व्यंजन हो गए हमारे 33, संयुक्त व्यंजन 4, उत्क्षिप्त व्यंजन 2, और टोटल हमारे हो गए 52 वर्ण। ठीक है जी। 11 और 2 13, 13 और 33 कितने हो गए? 40, 40 और 4 50, 50 और 2 52, हो गए हमारे 52 व्यंजन। टोटल टोटल वर्ण 52 हो गए हमारे। मूल स्वर हो गए हमारे 4, यानी मूल स्वर यानी नैसर्गिक स्वर जिनको बोलते हैं। कौन से? ए, ई, उ, ऋषि, ये होते हैं हमारे मूल स्वर या नैसर्गिक स्वर। बनावटी स्वर या कृत्रिम स्वर कौन से होते हैं हमारे? 7। इन 7 में भी 2 प्रजाति होती हैं। कौन कौन सी? सजातीय और विजातीय। 2 प्रजाति होती हैं। सजातीय कौन कौन से होते हैं? सजातीय वो होते हैं जो एक जैसे वर्णों को जोड़ने पर बनते हों। कौन कौन से? देखो, अ कैसे बनेगा? ए और ए से एक जैसे वर्ण। ई कैसे बनेगा? ए और ई से।
ऊ कैसे बनेगा? ऊ और ऊ से। तो ये होते हैं सजातीय स्वर। और विजातीय वो होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों को जोड़ने पर बनते हैं, जैसे कि ए और ई बन के बनेगा ए और ए मिलके बनेगा ए और ऊ मिलके बनेगा औ, और ए और ओ मिलके बनेगा औ। इस प्रकार से ये विजातीय स्वर होते हैं हमारे, विजातीय स्वर। भाई देखो, अब देख लेते हैं हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है, संस्कृत में 13 होती है। संस्कृत में 13 क्यों होती है? एक र इस प्रकार से बनता है ये, और एक ल इस प्रकार से बनता है, इन दो को जोड़कर होती है संस्कृत में। ये इस प्रकार से र बनता है और इस प्रकार से ल बनता है, इनको जोड़ करके 13 हो जाती है संस्कृत में। स्वर, शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है, ठीक है जी। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। अब इनको देख लेते हैं हम जीव के आधार पर। जीव के आधार पर कैसे? देखो, जीव के आधार पर होते हैं हमारे, हम इस टेबल को इस प्रकार से याद रखेंगे। सबसे पहले होता है हमारा समृत, अर्धसमृत, अर्धविवृत, विवृत। इसको टेबल को एक बार माइंड मैप करके याद रखेंगे। देखो, सबसे ऊपर समृत, अर्धसमृत, विवृत, अर्धविवृत, विवृत, इस प्रकार से याद कर लेंगे। फिर इसमें याद रखेंगे हम जो अभी हमने पढ़े हैं कि जो एक प्रकार से जो बनते हैं स्वर कौन कौन से। देखो तो देखो, जैसे ई ए और ए, ये जो चार पांचों व्यंजन हैं, पांचों जो स्वर हैं, ये ई के मिश्रण से ही बनते हैं। तो ई वाले जो हैं ये इस प्रकार से हम लिख लेंगे, ई एक में ए और ए एक में डैश, ई ए डैश, ठीक। उसके बाद में मध्य भाग को खाली छोड़ के बीच में एक ए अक्षर लिख देंगे, ये हो जाएगा। उधर से हम पढ़ेंगे तो अग्र, मध्य, पश्च, और इधर से पढ़ेंगे तो संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत स्वर, ठीक है। फिर उसके बाद में ऊ से बनने वाले वर्डों को लिख देंगे, ऊ ऊ, ऊ ऊ, ओ आ और आ, ये हमारे हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लिख लेंगे इन्हें, ठीक। ये हमारे पश्च भी बोले जा सकते हैं और अलग अलग प्रकार से ये बोले जा सकते हैं। तो ऊ वाले वर्णों को एक लाइन में लिख लेंगे, तो ई वाले वर्ण एक लाइन में, आ और ऊ वाले वर्ण एक लाइन में। इस प्रकार से हमारे ये जीव के आधार पर लिख लेंगे। तो संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत, अग्र, मध्य, पश्च, अग्र, मध्य, पश्च। तो इस प्रकार से ई ए बीच में ए, ऊ ओ आ, बस हो गया। ई ए ऊ ओ आ, ऊ ओ आ। तो ई ए। अब देखो जैसे याद करेंगे, ई ए, ठीक है जी, ए और ऊ ओ आ, ठीक। ई ए आ, ऊ ओ आ, ठीक। ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार से याद। व्यंजन होता है हमारा जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। अभी हमने देखे हैं इस प्रकार से ये व्यंजन बनते हैं। जैसे कै बनाना है तो क में आ जुड़ा होता है, तो का आ इस प्रकार से आ जुड़ा होता है, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन हमने अभी देख लिए हैं। स्पर्शी व्यंजन होते हैं हमारे 25, कचट्टप वाली जो टेबल होती है हमारी 25 होती है। अंतस्थ हम देख चुके हैं, संघर्षी हम देख चुके हैं, संघर्षिया उसमें हम देख चुके हैं। उसके बाद में होते हैं हमारे संयुक्त। तो 6 जो बनता है ये कै और से बनता है, कै से कौन सा वाला है? ये कृषि वाला से, कृषि वाला से, तो क्षत्रिय बनता है। और त्रय बनता है हमारा तय और रे के मिश्रण से। ज्ञ बनता है हमारा जय, और जो कै वर्ण में सबसे लास्ट नासिक के वर्ण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अंगा, जो होता है ये, ठीक है जी, ये होता है हमारा। और ये जो श्रेय है ये हमारा से और रे के मिश्रण से बनता है। उत्क्षिप्त हम पढ़ चुके हैं, डेवर्ड। उत्क्षिप्त को हम ताड़न जातीय फेंका हुआ भी बोलते हैं, उत्क्षिप्त को हम ताड़न जातीय फेंका हुआ भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं महाप्राण और अल्पप्राण की श्रेणी में। महाप्राण और अल्पप्राण की श्रेणी में, महाप्राण और अल्पप्राण के लिए सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए कि जिसके साथ तीसरा वर्ग आएगा, जिसके भी साथ पार्टिसिपेशन करते समय तीसरा वर्ग आएगा, उसी के साथ अंतस्थ व्यंजन आएंगे और उसी के साथ स्वर आएंगे। अंतस्थ यानी यर्लव और स्वर उसी के साथ आएंगे, चाहे वो अल्पप्राण हो, महाप्राण हो, सघोष हो, अघोष हो, जिसके भी साथ तीसरा वर्ग आ जाएगा उसी के साथ हमारा, ये हमारी ट्रिक है कि जिसके साथ तीसरा वर्ग आएगा उसी के साथ अंतस्थ और स्वर दोनों आएंगे, ठीक है। तो अल्पप्राण याद करते समय देखो, अल्पप्राण में जैसे हमारा ए है, ये किस प्रकार से बन रहा है? अल्पप्राण में हमारा ए इस प्रकार से बन रहा है। तो इसमें तीन होते हैं और तीसरा इसमें जरूर आएगा। कौन कौन से? प्रथम, तृतीय और पंचम, ये हो गए हमारे 3। और मैंने बताया कि जिसके साथ तीसरा वर्ग आएगा, तीसरा वर्ग ये रहा, जिसके साथ तीसरा वर्ग आएगा उसी के साथ अंतस्थ आएंगे और उसी के साथ स्वर आएंगे, उसी के साथ स्वर आएंगे। ये देखो, उसी के साथ स्वर हमारे 11 हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे ये 30 व्यंजन वर्ण हो जाएंगे।
अब आ जाते हैं हमारे महाप्राण। महाप्राण में हमारे कौन कौन से बचे, दूसरा और चौथा, और कौन से बचे, से है, से है। कुल ध्वनियाँ 14। अब इनको हम एक बार टोटल वर्णमाला पे देख लेते हैं किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखे हैं, तो ये पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। तीसरा आया है तो ये यल्लव आएगा, ठीक है जी। ये आया है तो इसके साथ में ऊपर स्वर आएंगे। तो ये टोटल हमारे हो गए अल्प प्राण। अल्प प्राण बचा कौन सा, बचा हमारा कौन सा, दूसरा और चौथा, और यल्लव हो चुके हैं तो कौन से बचे हैं, से है। ये हमारे कौन से हो जाएंगे भाई, 10 और 4 14, 14 हमारे हो जाएंगे कौन से, महाप्राण। तो अल्प प्राण, महाप्राण। अब हम घोषत्व के आधार पर देख लेते हैं, ठीक है जी, यानी ध्वनियों के घोष के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर भी व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अघोष और सघोष। अब अघोष को कैसे याद करेंगे, सघोष को कैसे याद करेंगे। देखो सघोष में एक वर्ड है से घोष, जिस मतलब जिसके साथ गे और गे से बनने वाला घे दोनों आ रहे हों, वही सघोष है। घे आ रहा है ना सघोष में, तो सघोष यानी से मतलब जिसके साथ घे हो, अघोष मतलब जिसके साथ घे ना हो, तो सघोष जिसके साथ घे हो। गे मतलब गे और घे दोनों जिसके साथ हों। तो तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हमारे हो जाएंगे सघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा, और जिसके साथ तीसरा आएगा उसके साथ कौन सा आएगा, उसी के साथ हमारा यल्लव आएगा और उसी के साथ हमारा स्वर आएगा। तो टोटल ध्वनियाँ हम इसको जोड़ लेंगे, 31 हो जाएंगी हमारी। अघोष कौन सा बचेगा हमारा, पहला, दूसरा, ठीक है जी। और हम है को ले चुके हैं भाई, यल्लव और है को ले चुके हैं, तो से बचेंगे। तो कुल ध्वनियाँ 13 हो जाएंगी। अब इनको मैं एक बार उस पर चार्ट पे देख लेते हैं किस प्रकार से ये होती हैं। ये इस प्रकार से होते हैं भाई, देखो सघोष और अघोष। सघोष और अघोष का बंटवारा इस प्रकार से होता है, देखो सघोष मतलब जिसके साथ घे आ रहा हो, तो ये यहाँ से काटो इसे, ठीक है। और जिसके साथ तीसरा आ गया उसके साथ यल्लव भी आएगा, और ये है, और हमारे ऊपर के स्वर, ये हमारे हो जाएंगे सघोष। बच्चे कौन से हमारे, ये और ये 3, ये हमारे हो जाएंगे अघोष। तो सघोष और अघोष का बंटवारा बहुत ही आसान है। 3 से उठाओ, इस प्रकार से इन्हें डिवाइड कर दो, यल्लव और है, ये और स्वर, ये हमारे हो गए कौन से, सघोष। और ये हो गए हमारे जो बचे अघोष, ठीक। अब एक शब्द होता है हमारा स्पर्श संघर्षी। स्पर्शी व्यंजन हमने बताया 25 होते हैं, 25। ये वाली टेबल में जो ये हमारे ये होते हैं, ये सारे स्पर्शी व्यंजन हैं जो ऊपर हमें दिखाई देते हैं। और इसमें जो ये च वर्ग होता है, च छ जय जय जय, ये वाला जो वर्ग होता है, ये हमारा होता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन च छ जय जय। अंतस्थ का मतलब क्या होता है, जिनका उच्चारण करते समय मुखांग यानी मुख के सारे अंगों यानी अंदर से अंत के स्थान से ध्वनियाँ निकले, तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मुख के सभी अंगों के स्थान, अंदर के स्थान से ध्वनियाँ निकले, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी डिवाइड किए जाते हैं। देखो अर्धस्वर बोले जाते हैं ये और वह। अर्धस्वर क्यों बोलते हैं इन्हें, देखो जैसे हम एक शब्द लिखें गई, गे ये ई, और एक लिखें गई, गई गे ई गई, तो ये की जगह हम ई से भी काम चला रहे हैं। अब एक शब्द होता है जैसे कौवा, और एक शब्द होता है जैसे कौवा, भाई कौवा कौवा, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो ए की वह की जगह हम ऐसे काम चला रहे हैं, और ई की जगह हम ये ऐसे काम चला रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। मतलब ये इन्हें हम आधे स्वर लगाकर भी काम चला सकते हैं। तो अर्धस्वर होते हैं कौन से, ये और वह, यानी गई और कौवा वाले, ठीक है जी। लुंठित कौन सा होता है, या प्रकंपित। लुंठित मतलब देखो जैसे हम रे बोल देंगे, रे रे रे, तो ये जो हमारी जो जीभ का अग्रभाग है ये पीछे की तरफ ऐसे मुड़ जाता है, पीछे की तरफ ऐसे मुड़ जाता है पीछे की तरफ, तो इसलिए इसे लुंठित यानी लुढ़क जाता है पीछे की तरफ। और प्रकंपित होता है रे बोलते समय, रे रे रे, तो इसलिए इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन होता है ले ले ले, तो पार्श्विक मतलब पास में आ गए, ले तेरे पास में आ गए, इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। तो ले पार्श्विक व्यंजन होता है ले, पार्श्विक व्यंजन हमारा ले होता है। अर्धस्वर होते हैं हमारे ये और वे, यानी गई और कौवा वाले। लुंठित हो या प्रकंपित होता है हमारा रे रे रे, और पार्श्विक होता है ले आगे पास में, ठीक है जी, ले। अब हम देख लेते हैं एक बार उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के आधार पर कि उच्चारण स्थान कैसे, उच्चारण स्थान के आधार पर किस प्रकार से होते हैं। देखो उच्चारण स्थान हमारे ये होते हैं, अगर हम इसमें देखें तो उच्चारण स्थान होते हैं हमारे ये, इसलिए जो हमारा फिगर दिखाया गया है इसमें देखो ये हमारी श्वास नली होती है, ये हमारा स्वर तंत्र होता है, यहाँ पे जो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, ये हमारा स्वर तंत्र होता है।
ठीक है। अब हमारे जो हम पढ़ते हैं कि मूर्धा, तालु, कंठ, गला, दांत, ओष्ठ, कहाँ कहाँ हमारे वो भाग होते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। देखो कंठ तो हमारा ये हो गया, ये पूरा जो है हमारा ये कंठ है। इसके जस्ट ऊपर आपने देखा होगा वो लटका रहता है नीचे की तरफ, वो उसके बिल्कुल सामने वाला जो भाग होता है वो हमारा मूर्धा होता है। यहाँ जो होता है ये वाला दांतों के पीछे वाला भाग, दांतों के पीछे जो हमारा होता है, जो हमारा वो लटका होता है, क्या बोलते हैं उसे, उसके सामने जस्ट सामने वाला जो भाग होता है ये वाला, ये होता है हमारा मूर्धा। ठीक है। और दांत और ये मूर्धा के जो बीच का स्पेस होता है ये बोला जाता है तालु। ये कौन सा है, तालु, ये रहा। देखो ये हो गया हमारा कंठ, ये हो गया हमारा मूर्धा, यहाँ वाला एरिया, इन दोनों के बीच का कोमल तालु जो होता है उसके बीच का ये हो गया हमारा मूर्धा। ये होता है हमारा तालु। दांत ये हमारे यहाँ पे हैं, दांत को और दांत के और मूर्धा के बीच वाला हो गया हमारा तालु, ये वाला एरिया। ठीक है जी। वर्चस्व बोलते हैं दांतों के लिए ही, वर्चस्व। तो दांत ये हमारे दांत होते हैं, दांत के ऊपर ढकने के लिए हमारे होंठ होते हैं। तो ये होते हैं हमारे इस प्रकार से डिवाइडेड, यानी कंठ होता है, मूर्धा होता है, तालु होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है। अब इन्हीं को कुछ इनमें ऐड हो जाते हैं, तो वही कंठ तालु, कंठ मूर्धा, कंठ फलाना, ये ढिमकाना, तो वो हम इस प्रकार से इनका डिवाइडेशन कर लेते हैं। अब अगर हम इन्हें देखें कि इनका डिवाइडेशन किस प्रकार से होता है, तो इनका डिवाइडेशन होता है इस प्रकार से। देखो कि भाई जो हम उच्चारण के आधार पर देखेंगे तो तब इनका डिवाइडेशन इस प्रकार से होगा। देखो पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक्य, कंठ तालव्य, दंत और दंतोष्ठ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हम बिल्कुल ट्रिक से याद कर लेंगे। देखो जैसे कंठ में एक वर्ड है कै मतलब कै कबूतर याद कर लो या कै कौवा याद कर लो। तो कै कबूतर, जैसे कै कबूतर किसी के कंठ पे अगर चोंच वगैरह मार देगा वो, तो भाई आदमी कैसे चिल्लाएगा, आ, मतलब ऐसे चिल्लाएगा भाई, मार दी मेरे गले पे, कंठ पे। तो आ ए आ। और कै कबूतर ने कंठ पे चोंच मार दी अपनी, तो आहा, ये भी तो है की ध्वनि देते हैं, आहा, जो आहा लिखा जाता है, आहा ऐसे तो लिखा जाता है, तो है की ध्वनि वाले ये हो गए और आ की ध्वनि वाले ये हो गए। ठीक है। अब देखो जैसे तालु है, इसमें एक वर्ड है चम्मच। जैसे किसी बच्चे को अगर तुम चम्मच से दूध पिलाते हैं, तो बच्चे को जब चम्मच से दूध पिलाते हैं तो बच्चे की चम्मच लग गई तालु में टकरा गई, तो बच्चे ने ई चिल्लाएगा, ई। तो ई हम उससे पूछ रहे हैं भाई तेरे क्या हुआ, चम्मच लग गई? तो बच्चा कह रहा है यस चम्मच लग गई, यस। तो चम्मच वाले वर्ड हमारे ऐसे हो जाएंगे कि चम्मच हमने दूध पिलाया, वो लग गई तालु में, बच्चा चिल्लाया ई। तो उसके बाद में उससे पूछा भाई तुझे क्या चम्मच लग गई क्या तालु में? कहा हाँ जी, यस। तो यस, ठीक है जी। मूर्धा, ऋषि से याद करेंगे हम, जैसे कैसे ऋषि क्या खाया करे, वो पहले ज़माने में टैट टमाटर वगैरह खा करे ऋषि। तो टैट टमाटर जब खा करे है ऋषि, तो उनसे देखो त्रय और त्रय, ये वाला जो रह है, ये जब टैट टमाटर खा करे है, ये ऋषि वाला शय, ये जो ऋषि में लगता है, ये वाला शय भी इसमें आता है। तो ऋषि जब टमाटर खाते थे, तो जब भाई टमाटर हैं, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं भाई जो ऋषि थे वो टमाटर खाते थे, टमाटर वगैरह तो खाते थे जंगलों में। तो ये हमारा मूर्धा से कैसे याद करेंगे भाई, टमाटर को देख कर ऋषि के मुर्दे मतलब मरे हुए ऋषि भी जिंदे हो जाते हैं भाई, टमाटर आ गया, टमाटर अब उनका पसंदीदा आहार था। तो टमाटर से पसंदीदा आहार टमाटर। ठीक है। तो टमाटर देख के ऋषि के मुर्दे भी जिंदे हो जाते हैं। दंत, अब जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, तय तख्ती से पढ़ते थे पहले, तय तख्ती हम इसमें वर्ड पकड़ेंगे, तय तख्ती। अब उस जैसे आपस में चिढ़ा रहे हैं, तो तख्ती उसके दूसरे के हाथ में लग रही है, उसने मारी तख्ती उसके दांत पे खींच के, तो दंत से दांत हो जाएगा, दांत पे खींच के लस साले, ले और से, ये तय तख्ती लस साले, ले और से, तो तख्ती मारी दांत पे खींच के। ठीक है। ऋषि टमाटर देख के ऋषि के मुर्दे जिंदे हो गए। चम्मच लगी तालु में, बच्चा चिल्लाया ई, पूछा क्या हुआ, लग गई, यस कहा उसने। क्या कबूतर हमारे कंठ पे मार दिया चोच, तो हम चिल्लाएंगे आह, तो आ और आह की ध्वनि देने वाले सारे सभी। अब पै पतंग हम अगर हमारी उड़ जाएगी, तो पै पतंग जो उड़ गई, ऊ, तो ऊ वाले जो वर्ण हैं, ऊ उड़ गई, ऊ पै पतंग हमारी कट गई, जैसे कट के उड़ के चली गई, तो हम कैसे कहेंगे, ऊ उड़ गई भाई पतंग हमारी, ऊ। ठीक है। तो नासिका वाले हमारे ये सारे व्यंजन हैं, नासिका वाले ढ ये सारे, ये पंचमक्षर और ये उच्चिप्त व्यंजन, ये आगत स्वर और ये अनुस्वार वाला अंग, ये हमारे सारे नासिका से बोले जाते हैं, ये सारे हमारे
नासिका से बोले जाते हैं, नासिका से बोले जाते हैं। तो नासिका वाले में हम देख लेंगे, अलग से भी हमने बनाए हुए हैं। कंठ तालव्य, भाई देखो इनको हम ऐसे लिखते हैं जैसे कंठ तालव्य। ए का निर्माण हमारा कैसे होता है? ए का निर्माण हमारा ऐसे और ई से होता है। तो ए वर्ड हमारा कौन सा है? कंठ से, और ई हमारा तालु से है, तो कंठ तालव्य हो गया। इसी प्रकार से इसका निर्माण ए और किससे? ऊ से। तो ए हमारा क्या है? कंठ, और ऊ हमारा क्या है? ओष्ठ। तो ओष्ठ से तो बोलेंगे पे पतंग उड़ जाएगी जब, ओष्ठ, ओष्ठ ऊपर की तरफ ना हो तो ऊ उड़ गई, ऊ ऊ, देखो बोल के देखो, वो जो हमारे ओष्ठ होते हैं बाहर की तरफ निकल आते हैं, तो ऊ ऊ उड़ गई हमारी ओष्ठ, उड़ 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 उड़, ऊ उड़ गई। ठीक है जी, इस प्रकार से। अब दंतोष्ठ हम देखेंगे, व। दंतोष्ठ हमारा व और एक व्यंजन होता है फे, वफ। दंतोष्ठ व्यंजन होते हैं वफ। ठीक है जी, वफ। वफ हमारे दंतोष्ठ व्यंजन होते हैं, हम इनको देख लेंगे। ऊष्म व्यंजन हम देख ही चुके हैं, से है। ठीक है जी, यहाँ पे इस तरीके से भी हमने लिखे हैं। अंतष्ट हमारे यल्लभ हैं, वह ये रहा नीचे यल्लभ। ठीक है जी, अयोग वह हमारे ये हैं, अनुस्वार भी और ये भी। ठीक है जी, कौन से में आएगा हम सारे देख चुके हैं। कंठ कै कबूतर ने मारी, तालु में चम्मच लगी, ऋषि के मूर्ति जिंदे हुए, और दंत तख्ती दांत पे मारी, ओष्ठ मतलब उड़ गई, और क्या उड़ गई? पतंग उड़ गई। नासिका पे हमारे ये सारे नासिक के पंचमाक्षर वाले जो होते हैं भाई, अइया अंगा अणैने में, अइया अंगा अणैने में, और उच्छिप्त हेड है, और ये हमारे आगत स्वर और अनुस्वार, ये हमारे नासिक का आते हैं। कंठ तालव्य हमारे ए होते हैं, कंठोष्ठ हमारे ओ होते हैं, दंतोष्ठ हमारे वफ होते हैं। ठीक है जी, ये जो पंचमाक्षर वाले हमारे वर्ण होते हैं, डे डे अणय ने में, इनको हम द्विस्थानी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये अलग अलग भी आ रहे हैं, जैसे ये कंठ वाला है, ये तालु वाला है, ये मूर्धा वाला है, ये दंत वाला है, और ये उष्ट वाला है, और साथ साथ में नाक से भी बोले जाते हैं। तो ये नासिक के वर्ण के अंदर भी आते हैं। तो ये इसलिए हमारे द्विस्थानी वर्ण कहलाते हैं, द्विस्थानी वर्ण कहलाते हैं, द्विस्थानी वर्ण कहलाते हैं जो पंचमाक्षर होते हैं हमारे। एक वर्ण होता है हमारा वर्तस्य, वर्तस्य बोलते हैं दांत को, वर्तस्य बोलते हैं दांत को। तो इसमें होते हैं हमारे नलस, नैल से नल से। तो वर्तस्य से हम वर्तंस याद रख लेंगे, वर्तंस, वर्तंस, वर्तंस किस पद होते हैं हम? वर्तंस, वर्तंस है फनी, लेकिन याद नल से, नल से। वर्तंस किससे होते हैं? नल से। तो वर्तस्य व्यंजन होते हैं हमारे नलस, नलस नैलस से नलस। ठीक है जी, नलस। उच्चिप्त व्यंजन हमने देखे, द्विगुण या ताड़न जात या फेंका हुआ भी बोलते हैं, यानी दो गुणों को मिलाकर बहुत तेजी से बाहर फेंक देते हैं। तो जैसे लह, लह बहुत तेजी से फेंक देते हैं, तो फेंका हुआ या उच्चिप्त व्यंजन होते हैं हमारे ये दोनों डे ढह। ठीक, अब इनका जो उपयोग होता है वो किस प्रकार से होता है? जैसे बीच में अगर आ रहा है तो हम लगाएंगे इनके नीचे नुक्ता, ये जैसे लड़ना, पढ़ना, घड़ा, चढ़ाना, अगर ये बीच में आ रहा है तो हम लगाएंगे नीचे नुक्ता। नुक्ता लगाने का यही हमारा रूल है। आधे वर्ण के साथ आए तो नुक्ता नहीं लगेगा, जैसे पंडित, पंडित हम पे ये अग्गी बिंदी आदि आ रही है। मंडल, जैसे मंडल को ऐसे भी लिख देते हैं, पंडित को ऐसे भी लिख देते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं। तो इसमें हमारा नुक्ता नहीं आता, यानी कि जहाँ पे आधा अक्षर आएगा वहाँ पे हमारा नुक्ता नहीं आएगा। अंग्रेजी शब्दों में कभी नुक्ता नहीं आएगा, जैसे रोड, रीड, ईटीसी, इस प्रकार से हमारे इनमें नहीं आते हैं नुक्ता। ड या ढ के नीचे जो बिंदु लगता है उसे ही अरबी फारसी के प्रभाव से आए उसे ही नुक्ता कहते हैं हम। ठीक, आगत व्यंजन होते हैं हमारे कौन से? जैसे क ख ग जाके फंस गया, जैसे क कबूतर ख करा, मतलब क कबूतर ख ग जाके फंस गया, क ख ग जाके फंस गया, तो क ख ग ज फे। ठीक है जी, कुल होते हैं 6, इसमें कभी कभी एगो भी मिला लेते हैं। मूल होते हैं 5, कुल होते हैं 6। ये हमारे आगत व्यंजन होते हैं। आगत स्वर क्या है हमारा? आ, ये वाला आ, इसमें चंद्र बिंदु नहीं होती। आगत स्वर होता है हमारा ये वाला, ये वाला आगत स्वर। और आगत व्यंजन होता है हमारे क ख ग जब जाकर फंस गया, तो क ख ग ज फ, क ख ज फ। ठीक है जी, और ए भी कभी कभी इसमें यूज़ हो जाता है। तो नुक्ता के हमने नियम देख लिए, भाई बीच में पड़ेगा तो लगाना है, बीच में पड़ेगा तो लगाना है, आधे वर्ड के साथ नहीं लगाना, और अंग्रेजी अक्षरों में नहीं लगाना, अंग्रेजी अक्षरों में नहीं लगाना। ठीक है, बाद बाकी कहीं नहीं लगाना। द्वित व्यंजन जो जो पूरा 2 बार आए, 2 बार आए, जैसे एक बार आधा है एक बार पूरा है, जैसे पत्ता, बच्चा, चे 2 बार आवृत्ति हो रही है, एक बार पूरा और एक बार आधा। इस प्रकार से कुत्ता में तय आधा और तय बड़ा, ये इस प्रकार से। दिल्ली में लय आधा और लय बड़ा, ये पूरा। तो आधा और पूरा ये द्वित व्यंजन है, माने 2 बार आएगा, द्वि माने 2। अब हम देख लेते हैं नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन और निर्नुनासिक। ये हमें शब्द कन्फ्यूज करते हैं, जैसे अनुनासिक, निर्नुनासिक, नासिक के, इनका मतलब क्या होता है?
इनका मतलब होता है जैसे नासिक्य होता है, नासिक्य हमारी हवा जो निकलती है वो मुख और नाक दोनों से निकलती है। नासिक्य में हमारी जो हवा होती है वो मुख और नाक दोनों से निकलती है, और निर्नुनासिक में हमारी केवल मुख से निकलती है। निर मतलब नहीं, निर का मतलब होता है उल्टा, और नासिक मतलब नासिक से नहीं निकलेगी, केवल मुंह से हवा निकलेगी। नासिक्य तो है ही नासिक्य। अब इसमें जो हमारे अक्षर होते हैं, एक तो पंचमाक्षर होते हैं, जैसे देखो अइया अंगा अणय ने में, पंचमाक्षर तो हमारे नासिक्य है ही हैं। और दूसरा हम देखते हैं एक अनुस्वार। अनुस्वार हमें पता है जो अंगी बिंदी वाले होते हैं, जैसे अंक, अंग, ये होता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार में हमारी नाक से अधिक निकलती है, जैसे अंक, तो नाक की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है हमें इसमें। और अनुनासिक होता है हमारा जिसमें चंद्र बिंदु हम लगा देते हैं, चंद्र बिंदु ये वाली, चंद्र बिंदु ये वाली चंद्र बिंदु, ठीक है। तो ये जो वर्ण हमारे होते हैं इस प्रकार के जो होते हैं हमारे, जैसे ए इस प्रकार से लिखेंगे, आ इस प्रकार से लिखेंगे चंद्र बिंदु लगा के, ऊ इस प्रकार से लिखेंगे, ऊ इस प्रकार से लिखेंगे, ये हमारे कौन से होते हैं? अनुनासिक, 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 ठीक है जी। और निर्नुनासिक जो सीधे सीधे वर्ण लिखे जाते हैं जिनमें कोई भी नहीं होता है, तो अनुस्वार हमें पता ही है। अनुनासिक और निर्नुनासिक में कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है। तो अनुनासिक में हम इस प्रकार से याद कर लेंगे, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। अनुनासिक मतलब, अनु का मतलब होता है पीछा करना, और नासिक मतलब नासिक है। अब पीछा करना है, तो पीछा करना है, पीछे वाले में हमारा भाई सीधी सी बात है नाक से बोला जाएगा। अब नाक से हम किसको बोलते हैं? अंकी बिंदी को। अब अनु इसमें आ गया है तो ये वाला भी लगेगा इसमें, एक ही टाइप का जो आकृति बनती है। तो अनुनासिक को हम इस प्रकार से याद कर लेंगे कि नासिक कैसे हम अंकी बिंदी को बोलते ही बोलते हैं, वो तो नासिक हो गया। और अनु में एक चीज़ और एक्स्ट्रा लग गई, अनु। तो अनु बनाने के लिए हम चंद्र बिंदु बना लेंगे। निर में तो हमारा निर ही होता है, निरानिर मतलब कुछ आना ही नहीं है, खाली सीधे सीधे वर्ण आने हैं हमारे निरानिर। तो अनुनासिक और नासिक को हम इस प्रकार से याद कर लेंगे। और भैया हमारा कौन सा है, यहाँ हमारी वो जो वर्णमाला सीरीज है वो हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है, उसके सिवा हमारा वर्णमाला में शायद ही कुछ बचता हो। तो अनुनासिक और निर्नुनासिक हम इन्हें देख लेंगे एक बार ध्यान से, ठीक। एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे च, च हमारा कौन से में आएगा? देखो चम्मच लगी थी तो किसके लगी थी? तालू में, बच्चे के, तो च वर। कै कबूतर ने हमारे कंठ में मार दिया तो कंठ। वह हमने पढ़ा दंतोष्ठ, वफ, वफ वाला जो वह है। ऊ, अब हमने ऊ किसके लिए कहा था? जब हमारी पतंग उड़ गई थी, उड़ गई, ऊ ऊ ऊ। ऋषि, ऋषि को देख के, ऋषि को जो है टमाटर देख के मुर्दे भी जिंदे हो जाते हैं, तो मूर्धा। ये हमारा कौन से में आएगा? ये बताओ ये कौन से में आएगा? जब चम्मच लगी थी तो बच्चे ने क्या कहा था? यस, तो ये यस यस। छत्रक, छत्रक में क्या होता है? कै, तो कै वर्ग वाले में आएगा, कंठ वाले में। गे में जय होता है तो जय वाले में आएगा। ये जय वाला कौन सा वर्ड है हमारा? च छ जय जय। च कौन सा? च चम्मच यानी कि तालू वाला। ई कौन चिल्लाया था? बच्चा, जब उसके तालू में चम्मच लगी थी तो तालू। ए में क्या किस किस से बनता है? ई बनता है, ए बनता है हमारा ए और ई से, तो कंठ और तालु, कंठ तालव्य। टैट टमाटर हमारा कौन सा बनता है भाई? टैट टमाटर देख कर इसी के मुर्दे भी जिंदे हो गए। टैट है, डैड है, तो डै भी उसी का ही है। के कबूतर कंठ पे मारा तो कंठ। दे दबात वाला, तय तख्ती वाला, लेस साले, तो तय तख्ती लेस साले, कहाँ दी? दांत पे, तो दंत वर्ण में, ठीक है जी। और न तो निर्णय हमारा आएगा, देखो अइया अंगा अणय ने में, अइया अंगा अणय ने में, अणय वाले में हमारा ये आएगा, तो कै चे टे, टे वाले में हमारा अणय आएगा, टे टमाटर यानी मूर्धा वाले में। और ये अनुस्वार हमारा कौन से में आएगा? अंकी बिंदी नासिक्य में। वो हमारा कौन से में आएगा? वो हमारा बनता है ए और ऊ से, तो ए होता है कंठवर्ण, ए होता है कंठवर्ण, और ऊ होता है हमारा कौन सा? ऊ, ये वाला ऊ होता है हमारा ओष्ठ वर्ण, तो कंठोष्ठ हो जाएगा हमारा। गे कौन सा होता है भैया हमारा? गे वर्ण, तो कै वाला वर्ण, कै खे गे गे, तो कै वाला कौन सा होता है? कंठ। जय च छ जय जय, तो च चम्मच लगी तालू में तो तालू। ठे, ठे उसी का ही है। ठे ते 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 ते, ते तख्ती ले दी लेस साले, तो तख्ती दांत पे दी, दंत वर्ण। फे, फे वर्ण जो होता है हमारा कहाँ? पै फे बै भे, पै पतंग वाला, ऊ वाला हमारा। और ये तो यस, चम्मच लगी यस, ई यस, ठीक है जी, यस यस वाला यस। आ चिल्लाए थे हम कंठ पे जब हमारे वो कबूतर ने मारी थी तो कंठ में। ऊ कब कही थी हमने? जब हमारी पतंग उड़ गई थी, वो उड़ गई, ऊ, तो ऊ। तो इस प्रकार से हम सारे की प्रैक्टिस देख लेंगे, हम इनको इस प्रकार से याद कर लेंगे।